एक जंगल में राधा अपने पति और अपने सास के साथ रहती थी। राधा एक अंडा दी थी, वो माँ बनने वाली थी। राजू बेटा, बहू से कह दो इस अंडा से बेटा ही निकलना चाहिए, बेटी नहीं, वरना मैं माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ राधा, मैं भी वही करूँगा जो माँ कहेगी, क्योंकि मुझे बेटियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटियाँ बोझ होती है, बोझ। समझ गई ना राधा? अगर इस बार इस अंडे से बेटी हुआ तो मैं तुम सबको घर से बाहर कर दूंगा। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा हो या बेटी, ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है ना। मैं बेटा कैसे ला सकती हूँ? माँ जी, आप तो समझदार हैं, फिर भी समझदार होकर इस तरह से बातें क्यों करती हैं? इसी तरह दिन गुजरते गए और 7 दिनों के बाद अंडा टूट जाता है और उस अंडे से बहुत सुंदर बेटी चिड़िया बाहर आती है। ये देखकर राधा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मेरी प्यारी बेटी, स्वागत है इस दुनिया में आपका। बेटी का नाम सुनकर राजू और राधा की सास दोनों ही आते हैं और बेटी देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। राजू बेटा, ये क्या अनर्थ हो गया? ये तो बेटी हो गई। हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरी फूटी किस्मत रे। राधा, अब इसका दाना कौन ढूंढेगा? मैं नहीं लाऊंगा इसके लिए दाना। इससे तो अच्छा होता हम भी औलाद ही रहते। बेटी आकर बोझ बन गई मेरे ऊपर। ऐसा मत कहिए राजू जी, ये भी हमारी संतान है। बेटा हो या बेटी, दोनों तो औलाद ही होते हैं। मैं अपनी बेटी को उड़ना सिखाऊंगी, दाना ढूंढना सिखाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी आप लोग पर बोझ नहीं बनेगी। राधा के समझाने के बाद बहुत मुश्किल से मानते हैं और फिर दूसरे बारी का इंतजार करने लगते हैं। ऐसे दिन गुजरते गया। नैना अब उड़ना सीख ली थी, वो अब बड़ी हो गई थी। कुछ दिनों के बाद राधा फिर से माँ बनती है। वो फिर से 2 अंडे देती है। अरे राजू, देखो तो जरा, बहू ने फिर से अंडे दिए हैं। इस बार 2 अंडे दिए हैं बहू ने। बहू से कह दो इस बार मैं नहीं मानूंगी। इस बार मुझे किसी भी हालत में पोता ही चाहिए। पोती हुई तो तुम पोतियों को घने जंगल में छोड़कर आ जाना। हाँ माँ, मैं इस बार ऐसा ही करूँगा। राधा अपने पति और सास की बात सुनकर अपने अंडे से बेटा ही निकलने की प्रार्थना करती है। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और राधा का इंतज़ार खत्म हुआ। उस अंडे से एक बेटी चिड़िया और एक बेटा चिड़िया निकलता है। बेटा को देखकर तो बहुत खुश होते हैं, मगर बेटी को देखकर सिर्फ राधा माँ ही खुश होती है। राजू और राधा की सास गोलू को सीने से लगा लेते हैं, मगर बेटियों को पूछते तक नहीं है, बल्कि उल्टा गुस्सा ही कर रहे थे। गुस्से से राजू राधा से बोलता है, राधा, तुम एक बेटी को जंगल में अकेली छोड़कर आओ। मैं दोनों बेटियों का खर्चा नहीं उठा सकता। राजू जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी को जंगल में कैसे छोड़ दूँ? अगर आपको इनसे दिक्कत है तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। बस अब बहुत हो गया, ताने सुन सुन कर तंग आ चुकी हूँ मैं। अगर मेरी बेटियाँ इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगी। मैं भी जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए राधा अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस घर से जाने लगती है। मम्मा मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं दादी के साथ
नहीं रहूंगा। मैं पापा के साथ भी नहीं रहूंगा। मैं तो सिर्फ आपके साथ रहना चाहता हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो मेरे साथ, हम लोग एक साथ रहेंगे। यहाँ सिर्फ बेटा बेटी का ही ताना मिलते रहता है मुझे। राधा बहू, ये तुम्हारी मजाल कि तुम मेरे पोते को अपने साथ लेकर जाओ। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी मैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जाना है तो अपनी बेटियों के साथ जाओ। और हाँ, अपनी मनहूस शक्ल फिर कभी मत दिखाना रे, कभी मत दिखाना। जाओ यहाँ से, भागो अपनी बेटियों को लेकर। राधा बहुत उम्मीद भरी नजरों से अपने पति राजू को देखती है कि उसका पति उसे जाने से रोक लेगा, मगर राजू तो अपना मुंह फेर लेता है। चिड़िया भी समझ जाती है कि अब उसका पति उसे अपने साथ नहीं देखना चाहता है, इसीलिए चिड़िया वहां से अपनी दोनों बेटियों को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना मम्मा। अच्छा ठीक है मेरी प्यारी बेटी, तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाना। मैं कुछ भोजन ढूंढकर भोजन लेकर आती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया वहां से चली गई और भोजन ढूंढने लगती है। काफी देर के बाद चिड़िया को जमीन पर आम का फल दिखता है। वो उसे उठाकर तुरंत अपनी बेटियों के पास आ जाती है। चिड़िया की दोनों बेटियां वो आम का फल देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो आम खा लेती है। मम्मा मम्मा, हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारा तो कोई और ठिकाना ही नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग? नैना बेटी, तुम दोनों चिंता मत करो, पास में नदी है और फलों के बागीचा भी है। हम वहीं अपना घर बनाएंगे और हम सब वहीं रहेंगे। राधा अपनी बेटियों को लेकर उस नदी के किनारे चली जाती है और अपने लिए घर बनाने लगती है। नैना और मैना भी अपनी माँ की मदद कर रही थी और कुछ ही देर में उनका सुंदर सा घर बनकर तैयार हो जाता है। तीनों माँ बेटी बहुत खुश थे, मगर राधा को अपना बेटा गोलू बहुत याद आ रहा था। मगर राधा करती भी क्या, वो तो अपना घर छोड़कर आ चुकी थी, इसीलिए वो सब्र करती है। मम्मा मम्मा, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटियों, बस गोलू की याद आ रही थी। ना जाने वो लालची माँ बेटा मेरे गोलू को कैसे रखते होंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और राधा, राजू और राजू की माँ बूढ़े हो गए और बच्चे बड़े हो गए थे। नैना मैना की शादी हो गई थी, जिसके वजह से अब चिड़िया अपने घर में अकेले रहती थी और इधर गोलू की भी शादी हो गई थी। दादी और पिताजी, आप लोग इस घर से निकल जाइए। पिंकी को काम करने में बहुत तकलीफ होती है। मेरी पत्नी भला नौकर थोड़ी है जो आप लोगों को काम कर कर के देगी। आप लोग इस घर से निकल जाइए। अच्छा होगा जो आप लोग इस घर से निकलकर अपनी जिंदगी खुद से गुजारेंगे, वरना हमें गुस्सा आ जाएगा दादी और पिताजी, और हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे गोलू जी, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। चलिए हम लोग अमेरिका चलते हैं। हम लोग वहीं अपना घर बसाएंगे। इस बूढ़ी और बूढ़े के साथ रहकर कोई फायदा नहीं है, बल्कि मुझे उल्टा तो काम ही करना पड़ता है। इनके लिए कपड़े धो, इनके लिए खाना बनाओ, इनके लिए बर्तन धो। मेरा सारा दिन इन्हीं लोग में चला जाता है। मैं यहाँ नहीं रहूँगी।
आप मेरे साथ अमेरिका चलो। नहीं नहीं गोलू पोता, तुम हम दोनों को छोड़कर मत जाओ। हम पर तरस खाओ। तुम्हारे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में। हमने तुम्हारी इतनी देखभाल की, इतनी सेवा की, ताकि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सको, लेकिन तुम तो हमें बेसहारा करके जा रहे हो रे। अरे मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। बुढ़ापे में कहाँ भटकूंगी रे पोता। दादी, मैं आप पर भला तरस क्यों खाऊं? आपने मेरी माँ और बहनों से मुझे दूर कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। तो मैं भला ऐसे लालची लोगों पर तरस क्यों खाऊं? बोलो, मैं तरस क्यों खाऊं आप पर? मैं तरस नहीं खाऊंगा। हम लोग जा रहे हैं। इतना बोलकर गोलू वहां से अपनी पत्नी पिंकी को लेकर चला जाता है और इधर लालची माँ बेटे हाथ मलते ही रह जाते हैं। और इधर राधा की बेटियां राधा से मिलने आती हैं। अरे मेरी बेटियों, तुम सभी एक साथ अपने ससुराल से आ गई। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आ गई हो तो अपनी खैरियत सुनाओ। तुम सब कैसे हो? मम्मा, हम लोग आपको लेने आए हैं। आप यहाँ अकेली रहती हो ना? अब आप तो बूढ़ी हो गई हैं। मम्मा, आपका सहारा हम दोनों बेटियां ही हैं। चलिए, अब हमारे घर चलिए, वरना बुढ़ापे में आप अकेले सारा घर का काम कैसे करोगे? चलो मम्मा, आप हमारे साथ चलो। राधा अपनी बेटियों का ये प्यार देखकर बहुत खुश होती है। वह अपना दुखों भरा जिंदगी भूल जाती है और खुशियों के साथ अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। दूसरी तरफ राजू और राजू की माँ बुढ़ापे में भटकने लगते हैं। वो पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। प्यारे दोस्तों, बेटा बेटी में फर्क करना ये पाप है। कहते हैं ना, बेटी को जो समझे बोझ, बुढ़ापे में वो हो जाए सोझ। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और अपना ख्याल रखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। एक जंगल में खुशहाल पंछियों का बसेरा था। उसी जंगल में राधा और राजू अपनी दो बेटियों के साथ रहते थे। राजू जंगल के सबसे अमीर पंछी था, इसीलिए जंगल के कुछ पंछी राजू से चलते थे। राधा, मुझे विदेश जाना होगा। बॉस ने इमरजेंसी कॉल करके मुझे बुलाया है। अचानक से फैक्ट्री में काम बढ़ गया है, इसीलिए बॉस ने मुझे जल्दी से बुलाया है। ठीक है राजू जी, मगर काम खत्म करके जल्दी आइएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं कुछ दिनों के बाद ही अंडा देने वाली हूँ और उस अंडे से बच्चे बाहर आने वाले हैं। इसीलिए आप जल्दी जल्दी काम खत्म करके वापस घर आ जाना। राधा, अंडे अच्छे से देना, और हाँ, उस अंडे से इस बार लड़की पक्षी ना निकले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो डॉटर हैं। इस बार मुझे सन चाहिए। मगर राजू जी, सन या डॉटर पक्षी होना मेरे हाथ में तो नहीं है ना। खैर, ये सब रहने दीजिए, आपके फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ऐसा ना हो बात ही बात में आपकी फ्लाइट मिस हो जाए। राजू वहाँ से अपने स्पेशल एयर मोटर से चला जाता है और उसके पड़ोस के चुलबुली और चुलबुला उसे देखते ही रह जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते गया और राधा एक अंडा दे देती है। अरे चुलबुल जी, आप देखें, राजू की हवाई मोटर कितनी कीमती है।
अरे बुड़बक चुलबुली, राजू बहुत अमीर है। अगर इसके पास कीमती चीजें नहीं होंगी तो क्या हम जैसे गरीबों के पास कीमती चीजें होंगी? हाँ चुलबुल जी, हमारे पास भी कीमती चीजें और हवाई मोटर होनी चाहिए, बिल्कुल राजू की तरह। हम ठहरे आलसी पक्षी, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। हमसे मेहनत कहाँ होता है? जो हमारे पास पैसे होंगे और उस पैसे से कीमती चीजें आएंगे। इस राजू का तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। चुलबुल जी, चलो हमारे साथ। मैं अपने जीजाजी के पास जाकर कुछ हल निकालती हूँ। मेरा जीजाजी बहुत दिमाग से शातिर है, वो हमारी जरूर मदद करेगा। चलो। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए और अंडे से फिर से एक बेटी चिड़िया जन्म लेती है। राधा फिर से बेटी देखकर परेशान हो जाती है। ये क्या, राजू जी को तो इस बार बेटा चाहिए था, अब क्या करे? खैर, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब बेटी हो तो अच्छे से तो रखना है ना। राजू जी को मैं समझाऊंगी। हे ईश्वर, राजू जी बस समझ जाए। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर विदेश से राजू भी अपने घर आ जाता है। जी चाची, मेरे जंगल में एक बहुत अमीर पंछी है। मुझे भी अमीर पंछी बनना है। कुछ उपाय बताओ जीजा जी। साली साहिबा, हा, ठीक है, मैं तुझे अमीर बनाने का रास्ता बताऊंगा। मगर ये बताओ, राजू क्या करता है और उसके कितने परिवार हैं? वो विदेश काम करता है और उसकी 3 बेटियां हैं और एक सुंदर पत्नी है। हा, 3 बेटियां, यहाँ तो मेरा भी फायदा है। चल बुला, ये लो शराब की बोतल। ये किसी तरह राजू को एक बार पिला दो, फिर वो खुद ही आया करेगा तुम्हारे पास ये शराब लेने। और फिर तुम ऐसे ही राजू को शराब की आदत लगाकर उससे शराब बेचना। विदेश से जितना धन कमाया है वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर दोनों चुलबुली और चुलबुला वो शराब की बोतल लेकर निकल पड़ते हैं। वो शराब की बोतल लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें नदी के किनारे अकेला राजू बैठे हुए मिल जाता है। अरे चुलबुल जी, देखो देखो, वो उदास राजू बैठा हुआ है नदी के किनारे। हमारे पास यही मौका है राजू को ये शराब पिलाने का। चलो चलो, राजू के पास जाते हैं हम लोग। चुलबुला और चुलबुली राजू को अकेला देख वे लोग तुरंत राजू के पास जाते हैं। अरे राजू भाई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और इतने उदास क्यों हो? क्या बताओ चुलबुली बहन, मुझे लड़का पक्षी चाहिए था। मुझे लड़का पक्षी का बहुत शौक था, मगर मेरी बदकिस्मती से मुझे 3 बेटियां हो गई है। अब मैं क्या करूं? ये सोच सोच कर मेरा दिमाग चकरा रहा है। क्या हुआ दोस्त, बेटी ही तो है, और वैसे भी क्या कर सकते हैं? जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। खैर, तुम ज्यादा मत सोचो। ये लो मीठी शरबत, इससे तुम्हारा दिमाग चकराना बिल्कुल सही हो जाएगा और तुम्हारे दिमाग को सुकून मिलेगा। हाँ हाँ राजू भाई, हमारा भी ऐसे ही दिमाग खराब हो रहा था तो हम भी ये मीठी शरबत पी लिए और देखो हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया है। चुलबुली और चुलबुल दोनों पति पत्नी मिलकर राजू को बहका देते हैं और वह शराब पिला देते हैं। राजू भी ज्यादा कुछ ना सोचकर वो शराब
पी लेता है। वो तो समझा था मीठा शरबत है, उससे क्या पता कि वो शराब है। अले अले क्या, ये मीठी शरबत में क्या जादू है, पीते ही अच्छा लगने लगा मुझे। चल बोल, मैं फिर से यहाँ कल तेरा इंतजार कर लूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर राजू वहां से नशे की हालत में अपने घर चला जाता है और इधर चुलबुली और चुलबुल दोनों ही पति पत्नी बहुत खुश थे। वाह वाह चुलबुल जी, देखा मेरे जीजाजी का कमाल, मेरा जीजाजी का प्लान काम कर गया। अब राजू की सारी प्रॉपर्टी मेरी। राजू जी, आपके चोंच से तो शराब की बदबू आ रही है। आज आपने शराब पिया है? क्यों राजू जी, क्यों शराब आपने क्यों पिया है? मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। मेरे कितने सपने थे, मगर मेरा सपना टूट गया। हाय रे मेरी किस्मत। और तू मनहूस बेटी को जन्म देकर मेरा सपना ही छीन ली। राजू जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी हो या बेटा, दोनों औलाद ही होते हैं और बेटियां बेटों से कम नहीं होती। ये आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? राधा और राजू में ऐसे ही बहस होती ही रहती है और ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है। सुबह होते ही राजू उस नदी के किनारे चला जाता है, मगर ये दोनों तो पति पत्नी एक नंबर के शैतान थे। ये तो राजू का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। चुलबुला, क्या आज मीठी शरबत नहीं लाए हो? लाओ, जल्दी लाओ, मुझे वो मीठी शरबत पीनी है। अरे राजू भाई, मेरे दोस्त, मैं वो मीठी शरबत तो लाया हूँ, मगर जहाँ से लाया हूँ उधार लाया हूँ तुम्हारे लिए। जब तुम पैसे दोगे तभी दूंगा ये मीठी शरबत, वरना मैं तुम्हें ये मीठी शरबत नहीं दे सकता। अरे बुड़बक, राजू के पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। रुको, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ घर से। फिर राजू घर से पैसे लाने चला जाता है और पैसे लेकर आ जाता है और चुलबुला को ढेर सारे पैसे दे देता है। चुलबुला भी उतना पैसा देखकर शराब की एक नहीं दो दो बोतलें देता है और फिर राजू शराब पीने लगता है। राजू भाई, हम लोग आपके लिए हर रोज ये मीठी शरबत लेकर आएंगे, बस आप इसी तरह कुछ न कुछ लेते आना, क्योंकि टेंशन खत्म करने वाली मीठी शरबत फ्री में नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, अब मैं घर चलता हूँ। और हाँ, हर रोज इसी नदी के किनारे आकर मुझसे मिलना। मैं हर रोज तुम्हें कुछ न कुछ देते रहूँगा, मगर उसके बदले मुझे ये मीठी शरबत चाहिए। इसी तरह हर रोज नशे की धुत में राजू रहने लगता है। अब हर दिन राजू कभी कीमती जेवर, कभी पैसा, हर रोज राजू शराब पीने लगता है। अब तो उसके घर में कुछ भी नहीं बचा था। उसने तो जेवर बेचकर और कमाए हुए पैसों से सभी का शराब पी लेता है। राजू जी, आपने घर का सारा सामान बेचकर आपने शराब पी लिया। अब न घर में दाना है न पानी है, बच्चे भूखे हैं। राजू जी, आप शराब मत पिया कीजिए, अभी भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। राजू जी, शराब पीना बंद कर दो आप। तू तो चुप कर मनहूस कहीं की। बेटियां भूखी हैं तो मैं क्या करूं? जाकर तो भोजन खिला सबको, मुझे क्यों सुना रही हो? इतना कहकर राजू गुस्से से वहां से चला जाता है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? न जाने किसकी नजर लग गई। राजू जी ने तो
शराब पीने के लिए घर का सारा सामान बेच दिया। घर में अब घर के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा ना हो ये घर भी बेच दें। मुझे इस घर के पेपर्स छुपाने होंगे, वरना हम लोग बेघर हो जाएंगे। फिर मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। राधा अपने घर की पेपर एक सुरक्षित स्थान पर छुपा देती है। बेटी, मैं आप लोगों के लिए जंगल से भोजन लाने जा रही हूँ। आप सब घर से बाहर मत जाना। मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी भोजन लेकर। मम्मा मम्मा, जल्द ही भोजन लेकर आना। पिताजी से तो डर लगता है हम लोगों को। ठीक है मेरी बेटियां, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगी भोजन लेकर। इतना बोलकर राधा भोजन के लिए जंगल चली जाती है। इधर राजू से चुलबुली बोलती है, राजू भाई, आज तो आपने कुछ भी नहीं लाया। मीठी शरबत आपको नहीं मिलेगी। मैं आपको ये मीठी शरबत नहीं दे सकती। नहीं नहीं चुलबुली, वो मीठी शरबत मुझे किसी भी हाल में चाहिए। शराब के बिना नहीं रह सकता मैं। मुझे शराब दे दो, मेरा गला सूख रहा है। वैसे भी मैं अपनी सारी कमाई तुम लोगों को ही तो दिया हूँ। देने को अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाओ वो शराब मुझे दो। आपका घर है ना राजू भाई, वो घर हमें दे दो, तभी ही ये शराब की बोतल आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जाओ, मैं नहीं दूंगी आपको ये शराब की बोतल। अरे अरे चुलबुली, ये तुम क्या कर रही हो? चलो ठीक है, मैं घर के कागजात लेकर आता हूँ। राजू घर की पेपर्स लाने अपने घर चला जाता है। इधर बहुत दिनों के बाद चुलबुली का जीजा चुलबुली के पास आता है। क्या हाल है साली साहिबा, बहुत अमीर बन गई हो। देखा मेरा प्लान काम कर गया ना। हाँ हाँ जीजा जी, आपका प्लान तो काम कर गया, मगर राजू के पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। सब शराब के लिए बेच दिया। अब जीजा जी बताओ, अब आगे क्या करें? मगर घर और 3 बेटियां तो अभी भी बाकी हैं। तुम घर रख लेना, मगर उसकी 3 बेटियां मुझे चाहिए चुलबुली। तीनों आपस में इसी तरह बातें कर रहे थे कि उधर से राजू आ जाता है। चुलबुली, घर के पेपर्स तो नहीं मिले। मैं कल कुछ दे जाऊंगा, मगर अभी मुझे जल्दी से शराब दे दो। मुझे शराब की प्यास सता रही है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। मेरा गला सूख रहा है चुलबुली, मुझे जल्दी से शराब दो। अरे अरे, तुम्हारा गला सूख रहा है तो हम क्या करें? और वैसे भी तुम्हारे पास तो 3 बेटियां हैं ना, उन्हें बेच दो और ये ले जाओ अपनी शराब। नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी बेटियां हैं। राजू भाई, वैसे भी आपकी 3 बेटियां कोई काम की नहीं है। अब तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ना जेवर है ना पैसे हैं। अपनी बेटियों की शादी कैसे करोगे तुम? वो तुम पर बोझ हैं। उन्हें बेचने में ही भलाई है, उन्हें बेच दो। राजू को सब अपनी बातों में लाकर अपनी बेटी को बेचने के लिए तैयार कर लेते हैं। राजू भी शराब की लत के कारण कुछ भी सोच समझ ना सका और घर जाकर अपनी 3 बेटियों को लाता है और शराब पीने के लिए अपनी ही मासूम बेटियों को बेच देता है। ये लो चुलबुली, मेरी 3 बेटियां, अब जल्दी से मुझे शराब दे दो, मेरा गला सूख रहा है। चुलबुली शराब की 2 बोतलें दे देती है।
राजू शराब पी लेता है। चुलबुली का जीजा और दोनों पति पत्नी भी अपने अपने घर चले जाते हैं। चुलबुली का जीजा राधा की तीनों बेटियों को सुनसान जंगल में ले जाता है। इधर राजू उड़ते उड़ते सोच रहा था, क्योंकि आज तो उसने सारी हदें पार कर दी थी। बच्चे ना देखकर राधा मुझसे जरूर पूछेगी, मैं क्या जवाब दूंगा? मेरी बेटियां सुरक्षित तो होंगी ना चुलबुली के जीजा जी के साथ। राजू नशे में जरूर था, मगर अपनी बेटियों के बारे में ही सोच रहा था। इसी तरह वे सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाता है और चुपचाप घोंसले में लेट जाता है। राधा भी भोजन लेकर आ जाती है और बच्चों को ना देखकर राजू से पूछती है, राजू जी, बच्चे कहाँ हैं? वो अपने घोंसले में नहीं है, कहाँ गए मेरे बच्चे? राजू को तो सब पता था, वो तो अपनी बेटियों को बेच दिया था। राधा के पूछने पर राजू अपनी नजरें फेर लेता है और अपने मुंह दूसरी तरफ करके बोलता है, मैंने अपनी बेटियों को बेच दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप राजू जी? आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? अरे मेरी किस्मत फूट गई रे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे शराब पीने की तलब हो रही थी, इसलिए मैंने उसे गिद्ध से बेच दिया। राजू जी, आप कैसे पाप हो? तुम शराब पीने की लत में तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया? तुम्हारी बेटी मासूम बेटी कैसे रहेगी? जरा सा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? उन मासूमों की क्या गलती थी? बोलो, तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? राजू जी, तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया? तो मैं क्या करता? अब मुझे शराब के बिना नहीं रहा जाता। इससे तो अच्छा होता हम सबको जहर देकर जान से मार देते। न जाने मेरी बेटियां कहाँ और किस हाल में होंगी। जल्दी बताओ राजू जी, मेरी बेटियों को कहाँ बेचा है तुमने? जल्दी बताओ। राजू राधा को लेकर उस दिशा में जाता है जिस तरफ गिद्ध ने बेटियों को लेकर गया था, मगर वहां पहुंचते ही राधा देखती है कि गिद्ध और शिकारी चील उनकी बेटियों को आग में पका पका कर खा रहे थे। राधा अपनी बेटियों को जिंदा न देखकर सदमे में चली जाती है और अचानक से राधा की भी मौत हो जाती है। राधा, राधा, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। शराब की लत बहुत बुरी है। मेरे बच्चे बीवी सब मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इनकी मौत का कारण मैं बन गया। हाय हाय मेरी किस्मत। ना मैं शराब पीता और ना ये सब होता। मैंने बहुत गलत किया शराब पीकर। राजू अब बहुत पछता रहा था, मगर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। पछताने से क्या फायदा? राजू का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। राजू पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परेशानियों में किसी बुरे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए और हमें शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है और सिर्फ हमें तन्हाई मिलती है।